हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 40 चुन कर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम 6:45 तक अपने जो वेबसाइट है उस पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का, बी ऑप्शन है एथिलीन का, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन का, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों का वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि अंकुंचन गति किस पौधे में होता है। ए ऑप्शन है मटर के पौधे में, बी ऑप्शन है छुई मुई में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है गुलाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुंचन गति किस पौधे में होता है। तो छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो छुई मुई के पौधे होते हैं, इसको जब आप लोग छुइएगा तो इसके पत्ते जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं और इसे ही अंकुंचन गति कहा जाता है। और अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। तो छुई मुई के पौधे में होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो इंसुलिन सहायक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब इंसुलिन हार्मोन शरीर में कम हो जाता है तो हमें शुगर यानी डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे वेबसाइट आस्क क्लास पे मैथ का टेस्ट चल रहा है, तो आपको जाके यहाँ से डायरेक्ट मैथ का टेस्ट देना है अगर अभी तक आप नहीं दिए हैं तो। और जो हम ये पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ 6:45 में अवेलेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट पे, तो आप लोग वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसमें से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ ये सब नहीं देने आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाए। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का जो फोकस होता है ये ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, इन दोनों का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रोसाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो इसमें से पूछ रहा है कि कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल का नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्नेल का नियम होता है ये होता है साइन आई बट्टा साइन आर होता है। इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14
14 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है मानव में, ये जिलेटिन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। और इस वीडियो में 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसमें से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, डी ऑप्शन है प्रकाश का मुड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है इसे हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और हम सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो सीएनजी होता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका पूरा नाम होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वातपोत्सर्जन पौधे के किस भाग में होता है? ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्ती में, सी ऑप्शन है फूल में, डी ऑप्शन है तना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वातपोत्सर्जन पौधे के किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं हरी किस कारण से होती हैं?
तो क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण से होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल के 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल और पांचवा होता है बहिर्मंडल। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ऑक्सीजन होता है ये लगभग 21% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है डोब्राइनर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है। तो अष्टक नियम किसने दिया है, तो न्यूलैंड्स ने दिया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और त्रिक नियम किसने दिया है, तो डोब्राइनर ने दिया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मेंडलीफ ने बनाया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो श्वसन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मनुष्य हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, ये श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जो पौधे होते हैं ये भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो बच्चे इन दोनों प्रश्न में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि जो पौधे होते हैं ये श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है वोल्टा ने, बी ऑप्शन है एम्पियर ने, सी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, डी ऑप्शन है ओम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया, तो वोल्टा ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत धारा होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, सी ऑप्शन है धमनी, डी ऑप्शन है सीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है और जो सीरा होता है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रोटॉन होता है इस पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है कागज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो जो कागज है ये विद्युत रोधी पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा अधातु है जो ग्रेफाइट है, ये एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जस्ट इसके उल्टा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्लोरीन गैस होता है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि रेड डाटा बुक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो यहाँ पे विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है। जो रेड डाटा बुक होता है इसमें जो प्रजाति विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे गीध हो गए और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डायनासोर हो गए। तो रेड डाटा बुक में वैसे यहाँ पे प्रजातियों को लिखा जाता है जो संकट में होते हैं या जो विलुप्त हो चुके होते हैं, तो उसको लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, बी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष में, सी ऑप्शन है अबिंदुकता में, डी ऑप्शन है मोतिया बिंद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप किसे बोलते हैं। तो हेडलाइट को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का प्रयोग हम मोटर गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट और बैकलाइट जो होता है उसमें करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर होता है यानी जो ड्राइवर के पास जो ऐनक होता है, मिरर होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक स्वच्छ ईंधन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है सीएनजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक स्वच्छ ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस है, इसे आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस को जलाने पे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है और इसका जो ऊष्मीयमान अधिक होता है, इसीलिए जो प्राकृतिक गैस होता है ये स्वच्छ ईंधन होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं।
तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो यहाँ पे देखिए जो लोहा है इसमें भारत सुसंपन्न है, यानी भारत में लोहा सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में लोहा सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के किसका आवर्ती फलन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व किसके आवर्ती फलन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो मेंडलीव साहब हैं ये सबसे पहले आवर्त सारणी बनाए थे, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। और हम यहाँ पे 6:45 में इसका PDF अपने जो वेबसाइट है, आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम पे सर्च करना है आस्क क्लास, और आस्क क्लास आएगा तो वहां पे उस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड PDF, और उस सबसे ऊपर में लिखा रहेगा विज्ञान PDF। यहाँ पे लिख दिया, हम लिख देंगे यहाँ पे विज्ञान और यहाँ पे लिख देंगे 6 PM, ताकि आपको समझ में आए कि जो 6 बजे वाला क्लास हुआ है उसी का PDF है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गूगल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे, आपको क्या करना है कि हमें कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे एक बार लाइव क्लास का समय देख लीजिए, सुबह 5:30 बजे, दिन में 1:30 बजे, शाम में 6 बजे और रात में 8 बजे। अब अगला क्लास होगा 8 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे 9 बजे से पहले आप लोग यहाँ पे मैथ का टेस्ट दे लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे के बाद हम रिजल्ट दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और जाके यहाँ से आप लोग मैथ का यहाँ पे टेस्ट दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।